चलो भाई, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो नॉर्मली ट्रैवल रिलेटेड टिप्स के बारे में होगी। तो ये कंप्लीट वीडियो मैं कज़ाकिस्तान जो लोग ट्रिप पे जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, उनके लिए कुछ हेल्पफुल एडवाइस, ताकि कई चीज़ों से आप अपना एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर सकें और कुछ स्कैम्स या टिप्स, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले, आप अगर कहीं जा रहे हो तो टिकट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टिकट्स आप कहीं से भी बुक कर सकते हो, ट्रस्टेड वेबसाइट या थर्ड पार्टी या डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट पे। अगर आपको टिकट सस्ती मिल रही है तो डायरेक्ट एयरलाइन पे चले जाइए, वरना गूगल फ्लाइट्स हैं, स्काई स्कैनर हैं, वीगो हैं, इस पे देख लीजिए कि टिकट अगर इस पे सस्ती पड़ रही है, कहाँ पर सस्ती पड़ रही है, तो वो कर लीजिए। टिकट में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कज़ाकिस्तान अगर जा रहे हैं तो अभी करंटली आप लेटेस्ट पता करते रहिएगा। तो करंटली 14 दिन के लिए वीज़ा फ्री है। आपको बस एक पासपोर्ट जिस पे 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए और स्टैम्प करने के लिए 2-3 पेज से ज़्यादा खाली होनी चाहिए। तो ये चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास टिकट होनी चाहिए और पासपोर्ट। ठीक, अगला बात कर लेते हैं। हाँ, टिकट्स की प्रिंट आउट लेके जाना, फिज़िकल कॉपी होनी चाहिए। मोबाइल वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि डोमेस्टिकली जो हम लोग फ्लाई करते हैं कि मोबाइल में दिखा दिए कि भैया ये देख लीजिए मोबाइल में, वो नहीं। आप टिकट्स फिज़िकल कॉपी ले जाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी नेक्स्ट है, ट्रैवल इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, मत करिएगा। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कराना भी चाहते हैं तो करा कर रख लीजिए। 300-400 रुपये का, 500 रुपये का आता है। आप कहीं से भी करा सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, होटल बुकिंग आप कहीं से भी करा लो, trip.com से करा लो, booking.com से करा लो, या कोई भी जो भी गो एविबो, मेक माई ट्रिप, कहीं से भी करा लो। फिर पे ऑन प्रॉपर्टी कर देना, मतलब पहले से पेमेंट मत करना। मान लो आपकी ट्रिप कैंसिल हो गई तो फिर आपको, मान लो अगर कैंसिल करना हुआ तो रिफ़ंड का झंझट नहीं लेना पड़ेगा। तो पे ऑन प्रॉपर्टी करना, और फ्री कैंसिलेशन वाला, उसकी भी फिज़िकल कॉपी ले लेना, ऐसे मोबाइल में मत दिखाना। तो ये ले लेना। नेक्स्ट, फ़्लाइट आपको शायद इंडिगो मिलेगी या एयर अस्ताना या फ्लायरिस्तान, यही सब 3-4 एयरलाइंस हैं। तो मैं तो इंडिगो गया था। इंडिगो की दिक्कत क्या है ना कि वो रात को 9:30-10 बजे चलती है और रात को 1-2 बजे पहुंचाती है। तो ये थोड़ा दिक्कत रहता है कि 1-2 बजे आप पहुंचोगे, फिर तो आपको होटल या हॉस्टल बुकिंग उस दिन की लेनी पड़ेगी पूरी। तो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, फालतू का पैसे भी वेस्ट थोड़े होते हैं। तो अगर आपकी कोई और एयरलाइन है तो शायद वो सुबह चलती हो, तो आपके लिए पूरा दिन रहेगा और आपको बुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। वरना आपको एक दिन एडवांस में बुकिंग करके रखनी पड़ती है, क्योंकि रात को आप पहुँचोगे तो होटल तो होना चाहिए ना, उस दिन का आप बुकिंग करके रखोगे। जैसे मैंने किया था, मैं पहुँचा था रात को, कैब लेते लेते मुझे 3 बज गया था। तो मुझे पूरे दिन का करना पड़ा, आधे दिन का पैसा देना पड़ा था, क्योंकि इतना लेट पहुँचे थे। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, इमिग्रेशन यार दोनों तरफ का बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली में तो कुछ पूछा भी नहीं गया, बस हाँ, टिकट दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, रिटर्न टिकट भी नहीं पूछी गई मुझसे। बाकी क्यों जा रहे हो, हाँ घूमने जा रहे हैं, बस जाओ। कज़ाकिस्तान में इमिग्रेशन में वहाँ भी कुछ नहीं पूछा गया। वापसी की टिकट दिखाओ, तो मैंने वापसी की दिखा दी, बस। फिर वेलकम टू कज़ाकिस्तान उसने बोला, मैं निकल गया। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अब करेंसी एक्सचेंज का बता देता हूँ। मतलब आप करेंसी चाहिए होगी, कज़ाकिस्तान की करेंसी टेंगे है। तो आप क्या करना कि हो सके तो इंडिया से डॉलर लेके जाना, एयरपोर्ट पे मत लेना, एयरपोर्ट पे थोड़ा रेट ख़राब मिलता है। जब मैं गया था तो 86 का रेट चल रहा था लाइव, लेकिन एयरपोर्ट पे 93-94 का दे रहे थे। तो ये बड़ा नुकसान वाला रेट है। मैं तो बहुत थोड़े से, आप अगर आप कहीं से नहीं ले पा रहे हो तो एयरपोर्ट से बहुत थोड़ा एक्सचेंज कराना, पूरा मत कराना, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। तो मैंने थोड़ा सा करा लिया था, $50-100। तो फिर वहाँ जाके मैंने डॉलर्स एक्सचेंज करा लिए थे। बाकी जो ज़रूरत पड़ती थी अपना ATM से निकाल लेते थे। तो अगर आपको डॉलर्स ले जाने हैं तो आप बाहर से या ऑनलाइन वेबसाइट से डॉलर्स अपने घर मंगा लो। बाहर से मतलब एयरपोर्ट के अलावा शहर में आपके अगर कोई करेंसी एक्सचेंज है, वहाँ कॉल करके पता कर लो क्या रेट एक्सचेंज चल रहा है आपका। 1-2 रुपये ऊपर नीचे ही चलता है, ज़्यादा नुकसान उसमें नहीं झेलना पड़ेगा। बाकी वेबसाइट्स हैं, बुक माई फॉरेक्स, वो आपको घर पे डिलीवर कर देगा। बुक माई फॉरेक्स में क्या होता है कि आपको अपनी टिकट्स दिखानी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। शायद अगर वीज़ा लगता है तो वीज़ा अपलोड करना पड़ेगा, पासपोर्ट कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी, पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। और कुछ शहरों में सेम डे डिलीवरी है करेंसी की,
तो आपके घर आ जाएगी करेंसी, उसमें भी बहुत अच्छा रेट मिलता है, लेकिन एयरपोर्ट पे सबसे ख़राब रेट मिलता है। तो आप कोशिश करिएगा कि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सचेंज मत कराइए। अगर इमरजेंसी है तो ज़रूरत है तो थोड़ा सा करा लीजिए बस, ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना झेलना पड़े। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिम की। आप सिम बात कर लेता हूँ। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको जो इंडिया वाला सिम है उसमें मतलब सस्ता वाला, जो भी सबसे कम वाला रोमिंग इंटरनेशनल पैक है, उसको चालू रखो। तो क्या होता है कि आपका एक सिम जो इंडिया का वो चालू रहेगा, थोड़ा सही रहता है। OTP के लिए OTP आता है तो आपके बैंक वाले नंबर पे ही आएगा, तो वो चालू रहेगा तो बहुत सही रहेगा। कभी भी OTP की ज़रूरत पड़ सकती है, तो या कोई मैसेज हुआ या कोई कॉल इमरजेंसी हुआ, तो उसके लिए आप अपने इंडिया वाले नंबर पे रोमिंग एक्टिवेट करके बाकी वहाँ जाके सिम ले लो। एयरपोर्ट से भी ले सकते हो, एयरपोर्ट पे थोड़ा महंगा मिलेगा ही। एयरपोर्ट पे शायद 2-3 सिम ऑपरेटर्स थे, तो वो शायद 800-900 रुपये का दे रहे थे, 800-900 का। तो मैंने एक सिम ले लिया था। वरना आप ये भी कर सकते हो कि अगले दिन अपने होटल के आसपास जो कोई भी रिटेल शॉप या कुछ है तो वहाँ से जाके सिम ले सकते हो। तो ये हो गया सिम का। बाकी सिम में मुझे मिल गए थे 25-30 GB थे, एक महीने के 25-30 GB मिल गए थे। मुझे एक महीने तो रहना नहीं था, तो 25-30 GB भी बहुत है। आप मतलब अगर घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि आप पूरे दिन अपना एक्टिविटीज़ में बिजी रहोगे, तो वो ख़त्म नहीं होगा, काम चल जाएगा अच्छा खासा आपका। बाकी एयरपोर्ट पे स्कैम बता देता हूँ। अगर आप अलमाटी या अस्ताना कहीं भी पहुँच रहे हो तो वहाँ एक स्कैम चलता है कि आपको टैक्सी वाले आएंगे, सर हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए। तो आप उनके साथ मत जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि वो लोग स्कैम वाले होंगे। आपको कुछ पैसा बताएंगे, आधे रास्ते कहेंगे हमको इतना दो वरना हम तुमको जाने नहीं देंगे। कि 1-2 लोग मिले, यूट्यूब पे भी आप डालोगे टैक्सी स्कैम एट कजाकिस्तान एयरपोर्ट, तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो क्या हो, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि वहाँ की टैक्सी ऐप है Yandex Go, उसको आप डाउनलोड कर लो, उससे करो मस्त एकदम बढ़िया। जो रेट उस पर बताता है उसी पे आपको छोड़ देगा, आप उसको कैश दे दो। बहुत सही ऐप है, उसमें कोई स्कैम नहीं होगा। आपको सिर्फ Yandex को ही यूज़ करना कैब के लिए। बाकी कोई होती होगी कैब, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन Yandex को हर जगह यूज़ हो रहा था। और नेविगेशन के लिए गूगल मैप मत यूज़ करना। गूगल मैप उतना हेल्पफुल नहीं है वहाँ, मतलब कई चीज़ें वहाँ उस पर नहीं दिखाता, नहीं बताता, डायरेक्शंस थोड़ा इधर उधर करता रहता है। सबसे बेस्ट है Yandex मैप, लाल कलर का आइकन होगा, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। बहुत सही, बहुत सटीक, एकदम 0.1 मीटर तक वो सही बताता है हर जगह उसमें। और उसमें क्या है ना कि बसेस, ट्रेन्स, सब कुछ उसमें दिखाने लगता है। कौन सी बस कहाँ जाएगी, कौन सी बस कितना रुपए लेगी, ये सब पूरा बताता है उस पर। तो बस की बात कर ही रहे हैं तो मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आ जाता हूँ। कैब वैब मत लेना, अगर आपके पास बहुत सामान है, लगेज है तो ले लेना, वरना अगर आप शहर में ट्रैवल या घूमने टूरिस्टिक साइड जाना चाहते हो तो बस सिस्टम बहुत अच्छा है। आप बस सिस्टम लो। एक बस का वहाँ कार्ड होता है, ओने कार्ड, येलो होता है। अगर आपको मिल गया वो, मैं तो खोज रहा था मुझे नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ओने कार्ड नहीं मिल रहा है। होता क्या है ना कार्ड का, जैसे कहीं जाने के अगर 10 रुपये लग रहे हैं कार्ड से, तो जिनके पास कार्ड नहीं है उनको 20 रुपये लगेंगे। तो 4-5 दिन आपको हफ्ता भर रहना है, तो मोटा मोटा 100 रुपये की जगह 200 लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे बस में घुसिए, Yandex मैप पे देख के। आप Yandex मैप का फ़ायदा ये है, आप कहाँ पर हैं वो डालिए, और डेस्टिनेशन आपको कौन सी टूरिस्टिक जगह जाना है, जैसे शिम्बू लाक आपको जाना है तो डाल दीजिए। उसमें दिखा देगा कौन सी बस लेनी है, कहाँ से लेनी है, कितना पैदल जाना है आपको बस लेने के लिए, पूरा किराया वराया सब दिखा देगा। तो आप बस में घुसिए, और ड्राइवर जहाँ चलाता है बस उसको आप सिक्का दे दीजिए, खुले पैसे दे दीजिए, और फिर आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा नहीं लगता, 10-20 रुपये। शिम्बू लाक दूर था बहुत, शहर के बाहर था, शायद मेरा 40 रुपये लगा था। अगर मेरे पास कार्ड होता तो 20 रुपये लगते। ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप यूज़ करिए एकदम जम के, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय बार बार कैब के। अगर आप बहुत ज़्यादा लोग हो, ग्रुप में हो, तो कैब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो खर्चा बढ़ जाएगा। फैमिली हो तो कैब यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खाने पीने की बात कर लेते हैं। अगर आपको इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या है ना कि इंडियन रेस्टोरेंट में खाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है। जैसे आप थाली मंगाओगे या आप अलग सब्जी अलग रोटी मंगा लोगे, तो थाली का क्या है, वहाँ कुछ रेस्टोरेंट मैंने ट्राई किया था, 800-900 रुपये की थाली दे रहा है। तो एक बार चलो आप खा लिए, लेकिन अब रोज़ रोज़ खाने के लिए मतलब बजट के हिसाब से ठीक नहीं है। तो आप लोकल फूड ट्राई करिए। वहाँ पर
थोड़ा स्ट्रीट फूड आप गूगल पे देख लीजिए कि अलमाटी या कज़ाकिस्तान के क्या क्या फेवरेट मतलब मशहूर कुज़ीन है, कुछ स्ट्रीट फूड वो ट्राई कीजिए, थोड़ा नई नई चीज़ें भी ट्राई कर पाएंगे आप। जैसे मैंने समोसा ट्राई किया था। और हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बता देता हूँ, आप गूगल ट्रांसलेट में कुछ लैंग्वेजेस ऑफलाइन कर लेना। वहाँ पर क्या होता है ना, किसी को ना इंग्लिश आती है, हिंदी तो बिल्कुल नहीं आएगी, तो रशियन कज़ाक लैंग्वेज आप मेनली रशियन लैंग्वेज आप ऑफलाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जैसे टैक्सी हुआ या कोई लोकल से किसी हेल्प मांगनी हुई तो आप ट्रांसलेट करके पूछ सकते हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, वहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती। बाकी हाँ, मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम कज़ाकिस्तान टू उज़्बेकिस्तान तो ट्रेन जाती है, अगर ट्रेन टिकट आपको मिल गई तो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं मिली थी तो मुझे बस लेके बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा था, जो कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को कि आप बस लीजिए, क्योंकि इमिग्रेशन बॉर्डर क्रॉसिंग ये थोड़ा झंझट रहता है, वहाँ काफ़ी धक्का मुक्की रहती है, वहाँ पर कोई सिस्टम भी फॉलो नहीं करते हैं, धक्का दे के बढ़ रहे हैं आगे, जो चला गया अपना स्टैंप लगवा लिया, तो एक सिस्टमेटिक नहीं है कि लाइन से जाइए, बस काफ़ी भीड़ रहती है। तो अगर ट्रेन मिल गई तो बहुत अच्छा है, आप ट्रेन से जाइए, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है ट्रेन का। और बस अवॉइड कीजिए जितना हो सके, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आप बस लीजिए। बाकी आप अगर कज़ाकिस्तान से वापस आ रहे हैं तो ठीक है, फ़्लाइट लेके आ जाइए वापस, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट टिप्स थी कज़ाकिस्तान अगर आप लोग जा रहे हैं। बाकी स्पेंडिंग के लिए आपके पास कार्ड है तो कार्ड में आप इंडियन डेबिट कार्ड सबके पास ही होगा, उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इनेबल करा लेना, ताकि इमरजेंसी में अगर उसको यूज़ करना पड़े तो यूज़ कर सकते हो। बाकी एक फॉरेक्स कार्ड एक दो रख लेना, एक रख लेना, इंडिया में न्यू मिलता है, 5 मिलता है, तो रख लेना। उस पर क्या होता है, करेंसी कन्वर्जन चार्ज नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेक्स है, तो उससे बच जाओगे, 3.5-4% लग जाता है। बाकी एक फिक्स चार्ज तो काटते ही हैं फॉरेक्स वाले, तो फिर भी बेटर रहेगा एक फॉरेक्स कार्ड रख लो, अगर आपको कैश निकलवाने की ज़रूरत पड़े तो वो हो जाएगा आपका। बाकी बस यही था। अगर कुछ और आपको लगे कि मैं भूल गया हूँ तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। अभी तो यही सब याद आ रहा है कज़ाकिस्तान के लिए, तो कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।